बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। बहुत सारे अहम मामला, जिसमें एक तो ये कि कौमी सलामती कमेटी का जो नहायत अहम इजलास आज होना था वो मुलतवी हुआ और कल अब वो तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मदऊ किया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को, शेख रशीद साहब को। हारून साहब से हम जानेंगे कि इन कैमरा ये जो इजलास होने जा रहा है कल, इसके अंदर कौन से अहम मामलात हैं जो ज़ेर गौर रहेंगे, जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी और फिर किसी फैसले पर पहुंचने की तवक्को का भी इजहार किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत और सियासत के हवाले से नैब कवानीन के अंदर जो तरामीम का एक मुसवदे या समरी के हवाले से सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा गया था, जिस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। कानून की हैसियत तो वो इख्तियार कर गया, मगर इमरान खान साहब ने उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान किया है। हारून साहब से जानेंगे कि इन तरामीम की नौइयत क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया जा सकता है। इससे मुतालिक और भी दीगर अहम इशू सियासत से मुतालिक उनके ऊपर बात करेंगे और बिजली के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशत, पेट्रोल, IMF सबके ऊपर बात करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, डॉलर का फ्री फॉल कब तक जारी रहेगा? मैं तो बेबसी होकर पूछ ही सकती। जारी रहेगा। बात यह है कि अगर तो मफ्ता साहब का ये दावा सही है, मैं तो मफ्ता साहब को कभी सीरियसली लेता नहीं हूँ। यानी जो कराइन है वो मुख्तलिफ हैं, जो दावा है उनका मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं, हो सकता अल्लाह करे उनका अंदाज़ा सही हो। बात बात आदमी एक अंदाज़ा कायम करता है और फिर ये चाहता है कि उसका अंदाज़ा गलत हो जाए। खुदा करे एक दो दिन में साइन हो जाए। तो इसकी डॉलर की वैसे जो प्राइस है ना, ये ब्लूमबर्ग का अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। उस पर हमने काम किया। वो उस वक्त मुमकिन है कि चंद हफ्ते पहले दुरुस्त हो। डॉलर की जो एक्चुअल बाइंग पावर है, प्राइस है रुपए के मुकाबले में, वो 195 रुपए। ये स्टेट बैंक का तजिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक और मसला पैदा, अगर तो अब 211 रुपए हो गया। अगर तो एग्रीमेंट पे साइन नहीं होते, ये भी आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं साइन हो रहा है मेरे अंदाजे में, तो ये 1-2 रुपए रोज गिरता रहेगा। ठीक है। अच्छा, और शरीफ खानदान को क्या है जी, गिरता रहे। जरदारी को क्या है, गिरता रहे। मरियम को क्या गिरता रहे। हमजा को क्या गिरता रहे। सलमान को क्या गिरता रहे। जिनके पैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर, उनको क्या गिरता रहे। उनके पैसे डॉलर में है ना। ये तो हम लोगों का मसला है ना, गरीब आदमी की जिंदगी विजन हो रही है ना। ठीक है, तो आप बता दें साइन। अगर साइन हो जाते हैं तो फिर ये बिटवीन 195 to 200 हो सकता है। तो साइन क्यों नहीं हो रहे, ये बताएं। साइन इसलिए नहीं हो रहे कि आप चीन के दोस्त हैं। यानी आपने जब ऐलान किए, ऐलान करते हुए मैंने बारहा कहा लोगों से, अब नाम बार बार लेना अच्छा नहीं है। ओ भाई, जो करना है वो हुकूमत में रह के करना है ना, तकरीरें करने की क्या जरूरत है। इसमें लोग मुझे कहते थे कि आप इसको गलत मशवरा दे रहे हैं लोगों को। भाई, तकरीर ना, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। जब तुम्हारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो सूरत हाल ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो गया एक सफीर मुसलमानों का, वो रोम के दरबार में खराज वसूल करने के लिए। तो उसने शाहाना कपड़े पहने हुए, कई सदियां गुजर चुकी थी, शाहाना लिबास पहना हुआ, बेहतरीन घोड़े पे सवार। उसने कहा जा काम करो। वो जो हमसे खराज लेते थे, उनके छोटे छोटे नेज़े होते थे, सादा लिबास पहने होते, कपड़ों में पैबंद ले, तुम्हें कौन पैसे देता है। बात यह है कि अपनी मईशत ठीक करो, अपनी जिंदगी जो है वो नॉर्मल इंसानों की तरह। कैन यू इमेजिन, ये वो मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे कम सेविंग रेट है। रूए जमीन पे कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें इतना कम सेविंग। ऐसा दिखावा और नुमाइश, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हाउस और डिप्टी कमिश्नरों के और कमिश्नर गए और ऐसे गवर्नर, शर्म नहीं आती। जिस मुल्क में लोगों के पास खाने 1000 रुपए से कम खर्च नहीं है खाने पीने का। यानी अगर फैमिली के मेंबर जैसे 5-6 मेंबर में तो 1000 रुपए खर्च है। ये भी कम से कम है। कम, मैं मिनिमम ही कह रहा हूँ। मतलब दाल रोटी, सस्ती सब्जी अगर कोई हो, आलू हो मसलन, जो बाज़ औक़ात कोई सब्जी सस्ती होती है, तो वरना दाता दरबार पे जाकर खाना खाएं, बरवी इमाम के मज़ार, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे खाना खाएं, और कोई रास्ता नहीं, और भीख मांगे। यानी इतने लोग जो हैं वो रोते हैं। हर रोज कोई टेलीफोन आता है, किसी ने मकान का किराया नहीं दे सकता, कोई बच्चों की फीस नहीं दे सकता, कोई।
पूरी कौम जो है अजाब में फंसी हुई है, और मिफ्ता साहब हंसते हैं इस पे, खिलखिलाते हैं। आपको 2-4 आदमियों को प्रॉब्लम होगा जिनके जाती जहाज है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि ये इक़्तिदार जब कोई कौम अपने आप को लीडरों का रहमो करम पे छोड़ देती है तो उसका यही अंजाम होता है। मगरब में ये नहीं है, एक वैसे वो मुस्तनद हदीस तो नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह से मंसूब है कि बनु अफरा यानी ये मगरबी अक़वाम जो हैं ये अपने हुक्मरानों का मुकाबला उठ के खड़ी होती हैं। हमने तो ज़माना गुजरा, किसी का देवता इमरान खान है, किसी का नवाज शरीफ, किसी का जरदारी भी है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो पहली दफा तो एक इश्तहार छपा था अखबार में। अच्छा, क्या था? कदम बढ़ा हुसैन नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। वो छोटा सा था, 88 की बात कर, 90 की बात कर रहा हूँ। ये तो शख्सियत परस्त कौम है, और ये कोई संजीदगी नहीं, कोई हकीकत पसंदी नहीं। ओ भाई, इकोनॉमी क्या है आज की दुनिया में? इकोनॉमी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या है? आईटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। काम आपने करना कोई नहीं। वो फवाद ठीक कहता है कि सब्जियां बेच के मुल्क चलते हैं। वही की इकोनॉमी 1801 तक दुनिया की 25% इकोनॉमी सब कॉन्टिनेंट थी, 1801 तक। इसलिए कि इकोनॉमी थी क्या? कपड़ा, जहाजसाजी, पारचा माफी उसको कहते थे। ये कपड़ा जो दस्ती खड्डियों में बनाया जाता था, बैरी जहाज, ज़राअत, रेवड़, दस्तकारियां, दूध, ये इकोनॉमी थी। दुनिया बदल चुकी है। आप मिफ्ता साहब की बात करें, हारून साहब, पहले दिन से बार बार कहा जा रहा है IMF ये चाहता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म करो, बिजली का फी यूनिट बढ़ा दो। ये इनके वर्ड्स थे। कैबिनेट इजलास में मिफ्ता साहब कहते हैं IMF और पेट्रोल की कीमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओहो, बड़ी सिंपल बात है। डांट पड़ी ना, वो वहां से डांट पड़ी ना। अच्छा, IMF के दफ्तर से कि भाई हमें क्यों बदनाम कर रहे हो अपनी कौम के सामने, हमारा इमेज क्यों खराब कर रहे हो? उन्होंने कहा ना सरकार ना, जैसे बिलावल है, वो जी गालियां देते थे जी दुनिया को। किसने गाली दी जी अमेरिका को? ये कहा हम आपके गुलाम नहीं है। वो जी अब हम ताल्लुकात बनाएंगे। वो हमने देखे ताल्लुकात आपके नाना के भी, आपकी वालदा साहबा के भी, आपके वालिद साहब के भी आगे। इकोनॉमी तो आपके नाना ने बर्बाद की इस मुल्क की, और बाद में जो शहर तरक्की कभी इनके किसी दौर में 2-3% से ऊपर गई नहीं है। 50 करोड़ रुपए सालाना, 50 करोड़ सिंध हुकूमत जहाजों पे खर्च करती है, खरीदारी पे नहीं। अच्छा, फिर क्यों? चलाने पे। अच्छा, ये जरदारी खानदान उड़ाने वो कह रहे हैं, जरदारी साहब आजकल फरमाइश कर रहे हैं मेरी बहन को सदर बना दो पाकिस्तान का। ठीक है, लेकिन हारून साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बातों से दिल पसीज जाता है। कड़वे घूंट वो पी रहे हैं, दिल पे पत्थर रख रहे हैं, जो चीजों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन 2000 रुपए माहाना दे रहे हैं वो। 2000 माहाना हर शख्स के लिए। जो 2000 रुपए माहाना से नहीं, इमरान खान तो मुझसे बहुत ज्यादा पैसे देता था। 2000 रुपए माहाना से नहीं कुछ होता। मुल्क इस तरह चलते ही नहीं है। कभी सब्सिडी से मुल्क नहीं चले। 5 लाख आदमी, जब रूसियों ने हमला किया अफगानिस्तान पे तो इकोनॉमी की हालत ये हो चुकी थी 79 में, जब ये दुनिया में 70% लोग कह रहे थे कि सोशलिज्म इज एन एक्सपेंडिंग फेनोमेना, दुनिया में सोशलिज्म फैलता जाएगा। 5 लाख आदमी मास्को शहर में देहात से दाखिल होते थे डबल रोटी खरीदने के लिए। एटम बम उनके पास ज्यादा थे, फौज की तादाद ज्यादा थी। अभी असले के एतबार से रूस बड़ा मुल्क है। इकोनॉमी इस तरह बनती है कि रिस्क के मौके पैदा कर दिए जाए। ये जो है ना सब्सिडीज का निजाम, ये आर्जी तौर पे तो ठीक है, ठीक है। और जो बिल्कुल मुफलिस हों, बेवा औरतें हों, यतीम बच्चे हों, अपाज हों, बूढ़े हों, बीमार हों, वो तो वो मुस्तकिल भी दें तो ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इसी को कहते हैं। लेकिन भाई जॉब्स नहीं है। 18 लाख आदमी हर साल आते हैं, उनके लिए जॉब्स कहाँ है? पैसा किस चीज पर खर्च हो रहा है? मोटरवे पे कौन सी जॉब्स पैदा होती हैं? ये लो अपना वो क्या है, ऑरेंज ट्रेन,
इससे जॉब्स नहीं, आप वो काम करें जिससे जॉब्स पैदा होती है। स्मॉल इंडस्ट्री से बहुत जॉब्स पैदा होती है, उसको फरोग देना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, वो तो हम उस पर हारून साहब सब्सिडीज की बात करें, देंगे कहां से, कैसे देंगे? 5 बुनियादी अशिया देंगे कहां से? ये कागज है, इससे करेंसी नोट छप सकता है, वहां से दे देंगे। इस तरह से देंगे? और कहां से देंगे भाई, और कहां से देंगे? पैसे तो नहीं है ना। इससे ज्यादा मुश्किल फैसले और क्या करेंगे? आज उन्होंने बुरी खबर फिर सुना दी वजीर आजम ने कि और भी मुश्किल फैसले करना पड़े तो हम बहुत मुश्किल फैसले करेंगे। ये तो 300 तक जाएगा मेरा अंदाजा है, डॉलर जो है बतदरीज। उसकी वजह ये है ना कि छोड़नी नहीं, ये जो रवश है ना, तय्युश की रवश नहीं छोड़नी। मिसाल के तौर पे ताज़ा वाक़या ये है, सादक नसीम साहब इज अ वेरी वेरी ऑनरेबल, नसीम सादक रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट। जहां कहीं वो गया, मैं उनसे मिला कभी नहीं, कभी उनको देखा नहीं है। जिस शहर में गया ना, पता है फैसलाबाद में थे, फैसलाबाद गया, मुल्तान में थे, कहीं थे, और भाई यहाँ एक अफसर आया हुआ है नसीम सादक, है जी, बड़ा बड़ा जो काम हो गया, बड़ा काम कर रहा है। उन्होंने वो कमेटी कंपनी का क्या पंजाब नाम है, हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी, उसकी सरबराही से इस्तीफा दे दिया। क्यों? ये दही मंसूबे ना, सेहत की वजारत से 2 समय तकसीम है। लाहौर में भी 6-8 छोटे अस्पताल ये चलाती है, और बहुत से कई अपने शहरों में। चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म ये था कि दवाएं खुद न खरीदें, डॉक्टर खुद न रखें, इसलिए कि कुछ लोगों का मफाद था कि दवाएं फराहम की जाए। 6 अरब रुपए की दवाएं अगर 2 नंबर हों तो उसमें 1-2-3 अरब रुपए बच सकते हैं। ये जो वजारत सेहत का अदारा, कब से हम रो रहे हैं? 2 साल से रो रहे हैं, और अभी पता नहीं कितने साल रोते रहेंगे। तो तब जाके कहीं होगा, एक माफिया वहां बैठी हुई है, और उसमें इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि डॉक्टरों पे भी रिश्वत ली जाती भर्ती करने पे। अच्छा। और दवाइयों में तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी जाली दवाइयां हैं और कितना कमीशन इसमें होता है। वही दवाई जो है 1 रुपए की होती है, वही दवाई 10 रुपए की भी होती है। डॉक्टरों को रिश्वत देती है मेडिकल कंपनियां, जो जिनका प्रैक्टिस चलती है, दौरे कराती हैं। तो जब ये तर्ज जिंदगी रहेगा तायुश का, और हुक्मरान खुद नमूना अमल पेश नहीं करेंगे, सादगी इख्तियार नहीं करेंगे। वो 6 रुपए कितना मैंने आपको बताया था, मैं रकम भूल जाता हूँ, फिगर्स मुझे भूल जाते हैं। कायद आज़म ने कहा साहब, हर 1 तारीख को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ए बिलियनर, कायद आज़म की जायदाद का अगर आज शुमार किया जाए तो 40-50 अरब रुपए से कम की नहीं होगी, इससे ज्यादा की होगी। लाहौर में जो उनकी जमीन थी वही इतने की शायद हो जाए, और बहुत सी जगहों पे थी। 1 तारीख को वो मंगवाते थे हिसाब, लाओ जी साहब लाओ। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा ये मोहतरमा फातिमा, ये पैसे कहाँ किस चीज पर खर्च? मोहतरमा फातिमा जना ने, वो खानदान का हिस्सा थी। उन्होंने कहा ना, उनसे लो पैसे जाके। खद्दर के सूट चलवाए। रजा रब्बानी के वालिद अतार रब्बानी ने, जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, लिखा है कि एक आदमी के लिए 1 सेब की इजाजत थी खाने की मेज पे, मेहमान के लिए। एक दिन 4 मेहमान थे तो 5 सेब रख दिए, और हम मुंतजर थे डांट पड़ने के। डांट तो वैसे नहीं थे, काजल ये तसुर था, डिसिप्लिन में सख्त थे। अच्छा। मुलाजमों के साथ नरमी बरतते थे। तो ये अपना शाहाना जिंदगी जो मरी का गवर्नर हाउस है, ये क्या था? 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए उस पर खर्च होते थे, जो किराए पे दिया था। अभी ये करेंगे कब्जा, अभी तो खामोशी है। कब्जा करेंगे, जाके इनके बच्चे ठहरा करेंगे, इनके दोस्त मेहमान ठहरा करेंगे। मईशत के मसले का हल क्या है? सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज या कुछ और? नहीं। मईशत के मसले का हल है मॉडर्नाइजेशन, मगरबियत नहीं, मॉडर्नाइजेशन। जो यूब खान के जबात कभी भी नहीं हुई, डैम कभी नहीं बने, इंडस्ट्री कभी नहीं लगी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपको एक दिन शुरू करना है। उसके लिए तालीमी निज़ाम को ठीक करना होगा। आप ये क्या BA MA पास लड़के पैदा कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर जानते। रोज हम भुगतते हैं इनको, जो किसी को कोई काम देते हैं वो कर तो सकता नहीं है।
वो तालीम वो जिसकी जरूरत है। देखिए इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड वर्कर, चाहे वो 8-10 जमातें पढ़ा हुआ हो, मगर वो को काम टेक्सटाइल में, केमिकल्स में, अपना किसी जगह भी सर्विसेज में, ट्रैवलिंग एजेंसी में कोई काम वो कर सकता हो। और अमन, सबसे पहले तो अमन चाहिए ना। अव्वल तो इन सियासतदानों के होते हुए अमन ही नहीं आ सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने पर तुले रहते हैं। ठीक है, मईशत के हवाले से हारून साहब कहा जाता है फिर ये FBR, हर रोज मैं रोता हूं। हफ्ते में 4 दिन होते तो 2 दिन FBR का रोता हूं। और डाकू हैं, डाकू आधा पैसा खा जाते हैं। भाई रिश्वत तो वो लेते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए माफ करते हैं तो 1 लाख रुपए रिश्वत। बिल्कुल बिल्कुल, वो देते हैं उसके ऊपर कुछ बदले में। शब्बर जैदी रोज रोते हैं, अब तो वो भी करने लगे हैं, वो भी बेचारे अब तो। हारून साहब, मईशत के ऊपर कहा जाता है कि मईशत मजबूती के लिए ट्वीट करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी होनी चाहिए। गैर मुल्की सरमायाकारी बेसिकली किस तरह से कहते हैं कि मईशत को मजबूत करती है? नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारी तो देखिए ना, पहले अमन होता है, इस्तेहकाम होता है, आप सिविल सर्विस की ट्रेनिंग करते हैं, तो गैर मुल्की सरमायाकारी एक हिस्सा दे। चीन जो है उसमें पहले चीनियों ने सरमायाकारी की। जी। उन्होंने कहा, डेंग शाओपिंग ने कहा या इन्वेस्टमेंट करो। चीनी इनकलाब आया ना, भाग गए ना सब, सोशलिज्म आ गया। नीली वर्दी पहनो, भूखे रहो, चिड़िया मारो, सकाफते इनकलाब लाओ, दौलत की मुसावी तकसीम होगी। मौजूद पे तो नहीं थी, उसका इतलाक होता। लेकिन जब उसने, हकीकत पसंद आदमी था, उसने रियलाइज किया कि भाई इकोनॉमी तो जो जदीद इकोनॉमी है वो इंसेंटिव सिस्टम के बगैर तो नहीं, निजी मिल्कियत के बगैर तो नहीं हो सकती। जब रूस में भी हुआ, चीन में भी हुआ, और कोई एक आध मुल्क रह गया, शमाली कोरिया और कौन सा है वो अमेरिका के पड़ोस में, ये वो भी वहां भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो अपना उन्होंने कहा 4 साल की टैक्स दे दें, रियायत दे दें। उसने कहा 4 साल नहीं, 5 साल के ले लें, और 4 जगह से, हमें भी उन्होंने कहा 4 जगह से शुरू करें। ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है ना, हम तो बहुत सारी बना, हमें तो प्रॉब्लम ये है ना कि गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं बने, आजाद कश्मीर में क्यों ना बने, बलूचिस्तान में क्यों ना बने। ओ भाई फैसला कर लो, जहां ज्यादा जॉब्स पैदा होती हैं। आप ये फर्ज कीजिए पंजाब सूट करता है, पंजाब में बना लो, उसमें तय ये कर दो कि नौकरियां भी बलोचों को देंगे, सिंधियों को देंगे। उसमें ये क्या मसला है? जो लोग पीछे रह गए हैं उनका हक तो फायक है, लेकिन ये है कि भाई वहां बनेगी। ये तो देखो ना, एक तस्बात की जालत की मारी हुई कौम है। इंडस्ट्री कारोबार के आसान मौके, अफसर जो, उसने कहा, हारून शरीफ ने कहा है कि वो मुझे ले गया एक तरफ 2019 में अपना मोहम्मद बिन सुलेमान। उसने कहा भाई $20 बिलियन इन्वेस्ट, अभी वंशा ने भी उसकी तस्दीक की है, 20 बिलियन। अब तो वो कह रहे हैं 30-40 बिलियन के लिए भी तैयार है। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में लेबर सस्ती है ना, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना। उन्होंने कहा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन थे, और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भाई हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें रुकावटें नहीं होनी चाहिए। रुकावटें क्या है? ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, ताखीर। जो पैसा लगाता है वो चाहता है ना जल्द से जल्द काम शुरू हो। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक आदमी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है, मैंने एक दफा चीफ सेक्रेटरी से बात की, बड़े अच्छे आदमी थे जी। मैंने कहा ये फलां जगह पे एक हाउसिंग सोसाइटी का जी, उन्होंने कहा मुझसे सिफारिश ना कराइएगा। वहां जो चेयरमैन बैठी हुई है LDA में, वो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उसने अदालत से, काउंटर प्रोडक्टिव जगह। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे सिफारिश के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ बोला। इसी तरह वजीर आजम को मैंने बताया, यूसुफ गिलानी को, कि जब GT रोड से आप मोटरवे पे एंटर होते हैं काला शाह काकू से पहले, तो वहां पे एक गेट है जिस पे आप 60 रुपए गालून पे करते हैं। अच्छा। और फिर 7 किलोमीटर ट्रेवल करके आप मोटरवे पे चढ़ते हैं। मैंने कहा वहां क्यों लगा हुआ गेट? उस गेट को मोटरवे पे ले जाए। इस 7 किलोमीटर जिसने भी मोटरवे पे चढ़ना है वो मोटरवे के ऊपर जाके चढ़ेगा ना। ये जो जगह है कई किलोमीटर पे फैली, यहाँ कस्बा आबाद हो जाएगा। उन्होंने कहा उसके चेयरमैन से, जो क्या है ये हाईवे अथॉरिटी,
उसने नहीं सर वो तो सड़क हमने बनाई है। और बनाई अल्लाह के बंदे, वहां 2-2.5 लाख का कस्बा बच सकता है, अंडरग्राउंड वाटर है, नहरें उसके करीब हैं, और आपकी 1 रुपए की आमदनी में कमी नहीं होगी, कई गुना इजाफा हो जाएगा जब का वहां कस्बा बसेगा। अभी तक उसी तरह दोनों तरफ से बंद है। ये जो अफसर है पोजेसिव सैडिस्ट, सारे नहीं अच्छे भी हैं, और ये जो सियासतदान है जो हर चीज में अपना फायदा देखता है, ये कार इसने शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए अपना ऑरेंज ट्रेन चलाई है कि लोगों को सहूलत हो, कितनी जवाब है, इसलिए चलाई है कि इलेक्शन जीता जा सके। मुझे याद है आपने ऑरेंज ट्रेन के हवाले से कुछ फिगर्स भी रखे थे कि सालाना माहाना आमदन कितनी है और इसका कितना, ये हर साल 15-20 अरब रुपए जेब से जाए। हारून साहब करप्शन फिर उसको फीड करने के लिए बसें चलाई, ठीक है ना, फिर उन बसों को फीड करने के लिए भी चाहिए कि 2000 मोटरसाइकिल खरीद लें। करप्शन के रास्ते में जो रुकावटें थी उनको तरामीम की शक्ल में खत्म कर दिया गया, नैब कवानीन। इमरान खान साहब चैलेंज करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मुझे ये बताइए, तरामीम तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएगी? एक तो इस पे तो मैं बाद में तबसरा करता हूँ। मैं आपको 2 बेसिक रूल्स बताता हूँ। एक ही बेसिक रूल है असल में, एक कुरान करीम की आयत है, एक जनाब रिसालत माब का फरमान है, वो तो लोग बहुत कसरत से सुनते हैं, दूसरा भी हम जिक्र करते रहते हैं। कुरान मजीद कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, वो लोग जो फिक्र और फहम रखते हो वो ये समझ जाओ कि ज़िंदगी को हमने किसास में रखा है, यानी कोई कसूर सरजद हो तो उतनी किसास, इंतकाम नहीं होता, सजा है मगर उतनी ही जितना कसूर है, जुर्म के बराबर सजा। हाँ, और उसमें हमेशा शुरू में नरमी बरती जाती है, यानी छोटे जुर्म पे नरमी बरती जाए। इस्लाम सजाएं देने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अल्लाह के बंदों के पे रहमत है उसकी, ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो हम हर रोज दोहराते रहते हैं कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि अपने ताकतवरों को सजा नहीं देती थी, कमजोरों को देती थी। ये बिल्कुल सादा उसूल है। ठीक है, ब्रेक से वापस आके हारून साहब इस पे बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है उसके पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से हम बात करने जा रहे थे। हाँ बताएं। तरक्याती मंसूबे या स्कीम की बेकायदगी नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगी? बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब नैब के दायरा कार में आएगी तो मुजरिम के पकड़े जाने का इम्कान तो है ना। अहले खाना के एहसास से मुलजिम के एहसास से तस्वुर नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि मुजरिम जो है उसको पकड़े जाना चाहिए ही नहीं ना। तो मुलजिम की जायदाद जो है, भाई बहनों बीवी सालों सालियों चपरासियों के नाम पे जितने चाहे सबसे बनाए, नहीं तो मुलजिम इजाजत है, आपको इजाजत है। मुलजिम की जायदाद की कीमत का तयन मार्केट की बजाय डीसी रेट पर क्यों होगा? इसलिए होगा कि फर्ज कीजिए किसी तरह वो फंसी जाए, फर्ज कीजिए कि वो अदालत में ही चला जाए, कोई किसी तरह मामला हाई कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और जायदाद हो 10 अरब रुपए की, ठीक है, तो डीसी रेट में तो 2 अरब रुपए की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, तो जुर्माना जो है उमरा को वो हल्का होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या बात हुई अरुण साहब, केस साबित हुआ तो नैब अफसर 5 साल के लिए अंदर जाएगा, सजा होगी उसको? मतलब तुम्हारी जुर्रत के रियाया की जुर्रत कैसे हुई कि शराफिया में मुकदमे बनाए? अच्छा नैब को सदर मुमलकत की बजाय वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला कौन है? वन एंड ओनली राना सनाउल्लाह। ये जवाब काफी नहीं है? चेयरमैन नैब किसी राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया अगर मैं चाहूं, एक टीवी पर 15 आदमियों पे हीरोइन डाल के उनके लिए मौत की सजा का बंदोबस्त करूं, अगर मैं चाहूं। उस पर मैंने एक ट्वीट लिखा कि नमरूद ने कहा, हजरत रमीन ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा रब पैदा करता और मारता है। उसने कहा मैं भी जिंदगी और मौत पे कादिर हूँ। एक सजाए मौत जिसको हो चुकी थी उसको बुलाया, उसको रिहा कर दिया, एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मशरक से सूरज निकालता है, तू मगरब से निकाल दे। वो भी खुदाई का दावेदार था। तो कुरान कहता फबोहतल काफिर, तो काफिर गुंग होकर रह गया। अगर मैं चाहूं, ये वजीर दाखिला, अगर मैं चाहूं, अगर आप चाहें तो जमीन को उल्टा कर दें। आप जैसे कितने लोग जमीन पर पैदा हुए और इसकी गर्द में मिल गए और जिनका कहीं तारीख के हाशिए में भी जिक्र नहीं है,
आपके चाहने न चाहने से क्या होता है? मैं चाहूं तो पेशावर में गवर्नर राज लगा। भुट्टो साहब जो थे वो कहते थे कि मैं तारीख के दमाम में जिंदा रहूंगा, मैं ये करूंगा। क्या उनका और उनके खानदान का अंजाम होगा? चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता। गवाहों को ताकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, कोई गवाह पेश न। मुफाद आमा के मुकदमात में मुतासरीन कम से कम 100 होने चाहिए। वो इसके ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में मुतासरीन की तादाद है 76 है। उसके बाद क्या पूछूं मैं आपसे? हाँ। रेगुलेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। हाँ, जो मर्जी फैसला करें, आज़ाद हैं आप। साबिक़ वज़ीर आज़म जिस समत को चाहे सिफत सैल रवां चल, वादी ये तुम्हारी है तो सहरा भी तुम्हारा। इसका खुलासा आपको बताऊं, इतनी लंबी आपने बात की। आज से पाकिस्तान को चरागाह करार दिया जाता है अशराफिया की, यह है इसका खुलासा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि तरामीम से हमारे केसेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी के केसेस पे फ़र्क पड़ेगा और बाकियों के केसेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। दावा एक चीज़ है और हकीकत एक दूसरी चीज़। इमरान खान साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं चैलेंज करने का ऐलान करता हूँ। जनाब वाला, बिल्कुल कुरान की नस के खिलाफ है ये कानून, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ है, ये तमाम महज़ब दुनिया के दसातीर के खिलाफ है। आप ये नैब का मसला नहीं है, आप FIA को दे दें, नैब तो ज़रूरी नहीं है। दुनिया में हर कहीं नैब तो नहीं पाई जाती ना, आप FIA को दे दें, मेरिट पे करें। मगर ये करेंगे, ये नवाज शरीफ साहब करेंगे जो 5,000 पर टैक्स दिया था जिन्होंने 94 और 95 में। इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब तरामीम मुल्क और कौम की तौहीन है, इसी बेशर्मी की वजह से इनको जेल में डाल देना चाहिए। इन सब ने जेल जाना था, वो तो खुर्रम दस्तगीर ने कहा नहीं, और इन्होंने भी जाना था। अगर इंसाफ होता तो PTI के भी लोग जेल जाते, उस्मान बुज़दार भी जाता ना जेल, एंटी करप्शन ने छापा, खसरो मुख्तार भी जाता ना, वो तो छापे पे बाद में आते हैं। इनमें बहुत से लोग जेलों में जाते हैं। वो तो खुर्रम दस्तगीर ने साहब कह दिया ना कि वो 100 नए जज मुकर्रर करने वाला था, हम सब जेलों में जाते। वो मौला ने बहुत पहले कहा था, मौलाना फजलुर रहमान ने, वो इन सबसे सहने हैं कि उस वक्त इकट्ठे हो गए जब हम सब जेल चले जाएंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा। अरुण साहब, इमरान खान साहब से एक तारीखी गलती हुई क्या? जिसका कोई इलाज नहीं। ये कानून FIA को मजबूत करना चाहिए था, वहां ऑनेस्ट अफसर रखने चाहिए थे, उन्हें सिर्फ एक बात कहनी चाहिए थी, किसी का कोई लिहाज न करे। हुकूमत अगर मुतदलदल होती, फर्ज कीजिए कुछ लोग भाग जाते, नए इलेक्शन का ऐलान करते, कौम से कहते कि भाई मैं बिल्कुल, अगर फेयर होते तो कहते ना, वहां खुसरो बख्तियार को बचा रहे थे, उस्मान बुज़दार को बचा रहे थे। और वज़ीर आज़म का काम एहतसाब नहीं है, जनाब उमर बिन खत्ताब एहतसाब नहीं कर सकते थे, जनाब अली करमल्ला वजू नहीं कर, अदालत करती थी, वो इंतजामी फैसले जरूर करते थे। जिस मामले का मतलब एक चोर है, मालूम है, गवाही मौजूद है, तो वो तो इमाम के तो इख्तियारात बहुत, इमाम कहा जाता है ना, अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, इमाम भी कहा जाता है। जनाब अबू बकर को कहते थे जानशीन रसूल, फिर अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा। तो वो, लेकिन ये जो चाहे फैसला हजरत उमर के खिलाफ एक आदमी अदालत में चले गए, मेरे प्लाट पर कब्जा किया हुआ, प्लाट उस वक्त भी होते थे मदीना मुनव्वरा, जो उन्होंने जीता, जीत के उसे तोहफे में दे दी, काजी फैसला करता था। और कितनी मिसालें हैं जो हम दोहराते रहते हैं, अब क्या बार बार जिक्र करना। हजरत अली के खिलाफ फैसला हुआ, हालांकि वो सच्चे थे, जनाब उमर के को वो तलब किया गया उसमें। ठीक है, लेकिन अनु साहब, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, शरीफ फैमिली के जो खिलाफ इसहाक डार का केस है वो ओपन एंड शट केस था, वो इनके खिलाफ एफिडेविट मौजूद है, बिल्कुल ओपन और शट केस है। उसकी हाथ का लिखा हुआ 54 पेजेस का एतराफी बयान मौजूद है, उसमें वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं, काजी खानदान के पासपोर्ट इस्तेमाल हुए हैं, उसकी सारी, वो बच सकता ही नहीं था किसी सूरत में, बचाया जाता है। ये सारी अशराफिया ऊपर से इकट्ठी है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बीच में एक पठान पैदा हो गया, इमरान खान, ठीक है, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसे सिर्फ ये करना चाहिए था कि निज़ाम अदल को ठीक करता। ये 1 घंटे की 1.5 घंटे की ब्रीफिंग हमने ली थी नीतीश कुमार से, उसमें वो PTI के लीडर थे और मैं था। ठीक है, मुझे उनका था आर यू इंटरेस्टेड, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ।
तो उसने तरीके पुलिस कैसे ठीक की जाती है, अदालतों से कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि 2 महीने में फैसले हो जाएं, और वगैरह वगैरह वगैरह, और ब्यूरोक्रेट्स पे कैसे निगरानी की जाती है। मगर उसमें तो खान साहब ने अमल नहीं किया ना, खान साहब तो तकरीरें करते रहे। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप संजीदा लेंगे इस बयान को, फिर भी मैं सवाल करूंगी। मरियम साहबा कहती हैं सर्टिफाइड झूठे का सियासी मुस्तकबिल। मैं मरियम के बारे में मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकता। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ये बताइए, इमरान खान साहब की बात हो रही है, 2 दिन पहले टीचर्स ने वहाँ पे एहतजाज किया, धरना हुआ, फिर अब क्या हुआ वहाँ पे? मुजाहरा? नहीं, वो तो तय हो गया ना। ये तो आज तो ये हुआ है कि रिटायर्ड अफसर मिलने के लिए गए। अच्छा। तो उनके खिलाफ नारे लगाए गए बाहर, और वो जाहिर है नारे लगाने वाले किसने भेजे थे, बस उसको छोड़ें। अब बात चीजें ऐसी उसकी तफसील नहीं बयान की जाती। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और सवाल, ये पेशावर के जो असातिज़ा हैं, एहतजाज करना होता है तो उधर वजीर आला हाउस के बाहर जाके करें ना, खान साहब के बनी गाला के बाहर क्या करने आते? इसलिए कि पेशावर में एक बुजदार बैठा है, उसका नाम महमूद खान है। मामला तो मरकज से चलाने हैं ना जी। ठीक है, ये बुनियादी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। जो असली उस्मान बुज़दार साहब थे पंजाब के अंदर, जो अब एक्स हो गए हैं, उनके घर एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा है अरुण साहब। वो छापा बड़ी दिलचस्प बात है कि 900 कनाल है 1900, हाँ 900 कनाल पे 1986 में कब्जा किया था। ओ भाई, उन्हें बतौर चीफ मिनिस्टर के बहुत से जराइम किए हैं। 50 तो उन्होंने ठेकेदार पैदा किए, जैसे 25 उनके खानदान का इल्जाम है। वो अल्कोहल का लाइसेंस जारी किया है। वो उनके सेक्रेटरी का क्या नाम था? खुर्शीद समथिंग था। वो तो 1 अरब रुपए उनके साथी कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं उन्होंने बनाए हैं। उनके एक साथी ने बताया, उनके कोलीग ने, जो उसी ग्रेड का है, कि मैंने उनसे कहा कि 1 अरब रुपए तुम बना चुके हो, बस करो अब। अच्छा। उसने कहा डोंट वरी, आई एंड चीफ मिनिस्टर आर ऑन 1 पेज। पैसे तो बना रहे थे बुजदार साहब, इसमें तो कोई शक नहीं। और हर आदमी, और नलायक भी, राज्य के नलायक। बुजदार कसूरवार है? नहीं, खान साहब ने लगाया उसे। बुजदार ने लॉबिंग की थी, कोशिश की थी। क्या चांसेस आइंदा इलेक्शन में बुजदार साहब इसी पार्टी में रहेंगे या वो कहीं भी जा सकते हैं? फंस गए तो वो अपना खामोश हो जाएंगे, मिन्नत कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे, नून लीग में चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी, कहीं भी जा सकते। बुजदार का क्या बेपैंदा का लोटा है। ठीक, उसको क्या बेचारे। इलेक्शन पे मैं आपको वाकया सुनाया था, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कहता, लोगों का ख्याल है कि मेरी जाती, मेरी उससे क्या जाती नाराजगी, मेरे बुजदार के साथ क्या जाती नाराजगी। अभी देखो ना, इलेक्शन हो रहे हैं डेरा गाजी खान में 3-4 सीटों पे, भागा हुआ है ना, उसके भाई भी भाग गया। भाई, इस पार्टी का तुमने खाया है, इसके नाम पर चौधराहट की है 3.5 बरस, भाग क्यों गए हो? कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं जाते? मुझे एक दफा मैसेज मिला चीफ मिनिस्टर साहब को, बुजदार साहब का, कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा तशरीफ लाएं, और मैंने बड़ा बंदोबस्त किया उसके लिए। भाई 8-10 आदमी साथ होंगे, उसको खाना अच्छा खिलाना चाहिए। मेरे एक दोस्त का मकान था मॉडल टाउन में, वो जर्मनी में रहते हैं, तो भाई वहाँ बावर्ची बहुत अच्छा था वहाँ खाने का। अच्छा। आखिरी दिन मैसेज मिला 1 दिन पहले कि आप वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के, हाँ आ जाएं अगर तो कोई हर्ज है। मैंने कहा मेरा क्या मतलब, मैंने कहा जान छूटे, इतना बंदोबस्त करना पड़ेगा। वहां चले गए। अब सुनिए, चांसलर, वाइस चांसलर साहब जो बड़े भले आदमी हैं, वाइस चांसलर साहब भी जो बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, उनसे वो क्या कह रहे हैं, एक तो मैं बना दूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी में, और एक ये बना दूंगा, और एक ये बना दूंगा। मैं खामोश, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, और मीटिंग से उठ के चले गए, फिर भी एक लफ्ज नहीं कहा। फिर बजट आ गया तो मैंने प्रो वाइस चांसलर से कहा कि अब मेरी बेतकलीफी उनसे कि आपकी कल घास चरने गई हुई थी, ये कि भाई यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बने हैं, और इसका इख्तियार क्या है कि ये बना दे। लपाड़िया बिल्कुल एक बेसरोपा आदमी। और खान साहब से पूछा था, कहते मजबूरी थी इसलिए कि वो चेंज करना फिर मुश्किल हो गया, तो मैं बनाया ही क्यों। ठीक है, बल्दियाती और जिमनी इलेक्शन के हवाले से मैंने कल भी चीजें आपके सामने। He was one of the reasons of decline। तबाही की एक वजह बुजदार था। 12 करोड़ का सूबा है, उसके एक ऐसा आदमी चला रहा है जो 2-4 फिक्रे भी नहीं बोल सकता, जो लाहौर के रास्ते भी नहीं जानता, जो पॉलिटिकल खानदानों को नहीं जानता,
जो सिविल सर्विस को नहीं जानता, जो अपने जाती मफाद के अलावा किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता, जो किसी दफ्तर में क्लर्क भी नहीं हो सकता, किसी स्कूल में प्राइमरी का टीचर भी नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो आपने बात की कि इमरान खान साहब कह रहे थे पहले दिन मैंने कहा, द वेरी फर्स्ट डे सिटिंग हियर, इस दफ्तर में मैं बैठा हुआ था, ठीक है, जहां से वो प्रोग्राम होता था एक, तो मैं मतलब ये 7 वाली बिल्डिंग में बैठा हुआ था। मैंने कहा पहले दिन के घोस्ट मुलाजिम बुजदार साहब ने रखे हुए थे, मैंने तहकीक की पूरी, मुल्तान से कुछ सोर्सेज लिए, कुछ जनाब फिर वो तौसा का पता किया, वहाँ फिर लोगों से कहा भाई ऐसे आदमियों का नाम बताओ जो सच बोलते हो। फिर एक बड़ी मोहतरम खातून थी जो यूनान जा रही थी, दुबई के हवाई अड्डे पे, उनसे रब्ता किया, जिनके मैं पर्सनली जानता था कि वो बिल्कुल सदाकत शार खातून है, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला जिंदगी। अब बोलते वो माने ही ना, वो कह गया हारून साहब आप मुझे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मजाक करता हूँ, आप सीरियस हैं, मैं भी सीरियस आदमी हूँ, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ बुधवार चीफ मिनिस्टर हो गया। पता चला घोस्ट मुलाजिम रखे हुए थे, कुछ लोग कहते हैं कई दर्जन थे, यानी 20, 30, 40 थे, कुछ लोग कहते हैं 100 से ऊपर थे उनकी तरफ। ये पहले दिन मैंने कहा, पहले दिन 6 घंटे काम किया और 3.5 साल इमरान खान साहब उन्हें थपकी देते रहे। ब्रेक से वापस आके इस पे बात कर लेते हैं, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास जो कि कल होने जा रहा है पीएम हाउस के अंदर, उसके हवाले से, और इसके साथ साथ बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या रोल होगा इलेक्शन कमीशन का, इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। हारून साहब, कौमी सलामती के इजलास के ऊपर बात होगी, मगर जो बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फौज को दरख्वास्त की है कि काइंडली आएँ और थोड़ी सिक्योरिटी फराहम करें इलेक्शंस के हवाले से। मुतमईन है आप उनके इस इक़दाम से? देखिए बात ये है, एकदम मैं वो पिछली बात अधूरी रह गई, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था वो इक़्तिदार में हैं और पहले भी इक़्तिदार में थे। इस मुल्क में जब तक एक निज़ाम अदल कायम नहीं होगा, ये मुल्क न स्टेबल होगा न तरक्की के रास्ते पर जाएगा, ये बात एब्सोल्युटली क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा, पहली बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुतनाज़ा हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि वो जाके इमरान खान के वो जाके पेश होते हैं मरीम की, मोहतरमा मरीम नवाज़ के बारगाह में और हमजा के बारगाह में, और कुछ और उनके बारे में संगीन बातें भी सोशल मीडिया पे आ रही जिसकी कोई तरदीद उन्होंने की। फ़ौज का मामला ये है, देखिए 2013 के इलेक्शन में ये हुआ था कि जनरल कियानी ने कहा जाके, मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या फ़ौज को ये इख्तियार होगा, इलेक्शन कमीशन में खुद गए जाके पेश हुए, कभी कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये नहीं करता। अगर धांधली हो रही हो, अगर फ्री कैन में से कोई एक कहे कि भाई धांधली हो रही है और विजिबल हो, उन्होंने कहा फौजी अफसर लगाएं। पहले तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कहा 80,000 अफसर चाहिए, उन्होंने कहा 25,000 कुल अफसर है, सेंसिटिव जगह पे हम दे देंगे। अगर धांधली हो रही हो तो कुछ देर के लिए पोलिंग रोक सकते हैं। एक थे जस्टिस कियानी, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर फौज का मतलब क्या है? फौज अगर जाए तो इख्तियारात के साथ जानी चाहिए। इसमें जहां तक मेरी मालूमात है फौज रिलक्टेंट है, भाई आप मेरे ख्याल में जानी चाहिए और इख्तियारात के साथ जाए। अगर धांधली हो रही हो, शोर शराबा हो, लड़ाई हो, फायरिंग हो रही हो तो उसे होना चाहिए। लेकिन ये तो इलेक्शन जो हो रहे हैं, 3,000 का आदमी को मैं बताता हूँ सिंध में जिनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया और उनकी छानबीन की गई नादरा ने। नादरा के आला तरीन अफसरों से मैंने बात किया, बराह रास्त खुद बात किया। उन्होंने कहा उनमें से मुतद्दद के बारे में हमने उन्हें शवायद फराहम किए कि ये आदमी तो इसने ट्रैवल किया ट्रेन से या जहाज से या बस से, या ये फलां जगह देखा गया है, या फलां लेन देन किया है, या कोई चीज खरीदी है, तो आप इसको मुर्दा कैसे करार दे? पुरानी लिस्टों पे इलेक्शन हो रहे, क्यों? दूसरी बात यह, स्कूल टीचरों को भेजा गया है वोटर लिस्टें अपडेट करने के लिए। व्हाट वार, आप मेरे साथ चलें, कोई आदमी मेरे से ले, नादरा के दफ्तर में एक बटन दबाएं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे वोट सामने आएंगे, आ जाते हैं। और ये इसका मतलब ये है कि खराबी है नीयत में। इलेक्शन में धांधली, आज वो शाह महमूद ने ठीक कहा कि 20 में से अंदेशा उन्होंने जाहिर किया कि 20 में से 18 सीटें ये जीतेंगे। वैसे तो ये 20 में से 21 जीत सकते हैं। तो इसलिए कि देखें ना, हर हाल में हुकूमत में तो रहना है ना। जब पंजाब निकल गया तो बाकी बचा क्या? बाकी इस्लामाबाद सिटी रह जाएगा ना। और कहाँ उनकी हुकूमत है? बलूचिस्तान में तो नहीं है, पख्तूनख्वा में तो नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में तो नहीं है, कश्मीर में तो नहीं है, सिंध में तो नहीं है। सही। इसलिए इलेक्शन तो उन्होंने जीतना है हर हाल में।
जब तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद हैं और पुराने फहरिस्तों पे होते हैं, और ये शिकायत है कि 18 से 35 साल के जो वोटर हैं जिनमें इमरान खान के हामियों की अक्सरियत है, उनके वोट दूर दूर फेंके जा रहे हैं। अगर कोई इसमें एतराज करता है तो 10, 20, 30 मिसालें तो मैं भी दे सकता हूँ नाम लिख के। ठीक है, आप कुरैशी साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इंतखाब 20 सीटों का नहीं है, वज़ीर आला हमजा शहबाज के मुस्तकबिल का है? अरे सादा सी बात है। और हमजा साहब तो वैसे ही गैर कानूनी वज़ीर आला हैं, क्या क्या उनका इस्तेहकाक है। वो तो 20 आदमी जब उनके वोट शुमार न करें, मतलब तो अदालत के एक स्टे पे है ना। ठीक है, ठीक है। अदालत की नीयत अच्छी होगी, हम नहीं कहते अदालत की नीयत खराब है, लेकिन कोई कानूनी माहिर मानता ही नहीं है इस बात को कि वो जेन्युइन वज़ीर आला जेन्युइन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हारून साहब, कौमी सलामती का निहायत अहम इजलास आज होना था, नहीं हुआ, कल PM हाउस में होगा। मामलात क्या है जिनके ऊपर बात हो रही इन कैमरा? कुरैशी साहब को भी मदऊ किया, शेख साहब को भी? नहीं, वो मामला तो मालूम ही है ना, अफगानिस्तान पे है और भी अपना ये जो है, और क्या था, रूस यूक्रेन के ऊपर बात होगी, यूक्रेन पे भी है। ठीक है, इमरान खान की जिंदगी को खतरा लाहक है। एंटी टेररिस्ट जो वो अदारा है पख्तूनख्वा का, उसने नाम तक आइडेंटिफाई करके बताया कि अफगानिस्तान से एक कातिल चल पड़ा है। महकमों को, अदारों को इत्तला दे दी गई है, वो लोग खिदमात हासिल करेगा। और ये पहला मौका नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान नहीं, हर अहम आदमी की जरूरत। इंडिया है हमारे पड़ोस में भाई, उधर वो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अच्छा, उसमें बात होगी। अब इसमें जो बात कोई खुल के कह नहीं रहा, किसी, मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं कह रहा। हक्कानी ग्रुप हो या तालिबान जो बरसरे इक़्तिदार है, उनकी हमदर्दियां तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं, वो दलील भी देते हैं कि जी ये हमारे साथ मिलकर अमेरिका से लड़े हैं। और उनका एक अपना एक पर्सपेक्टिव है ना नेहरू सा। और अलबत्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा कि हम इन्हें पाकिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कर तो वो रहे हैं, कर तो वो रहे हैं, वो कहते नहीं देंगे का क्या मतलब है? कर तो वो रहे हैं। उसूल की बात तो ये थी कि वो उन्हें अपनी सफों में शामिल कर लेते, फौज का हिस्सा बना लेते, ट्रेंड फाइटर हैं। लेकिन अच्छा, उनके मुतालबे क्या हैं? क्या है मुतालबा? उनका सादा है, हुकूमत हमारे वाले करो, कबायली इलाके। ये तो बड़ा पेचीदा मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो जम किया खत्म करें। उनके हामी कौन है? मौलाना फजलुर रहमान और वो अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई, ये मुखालफत कर रहे थे। अवाम ने तो उसको वेलकम किया है, देखिए ना। और इन्होंने क्या किया, आते ही उसके फंड्स कम कर दिए, पख्तूनख्वा के कम कर दिए, कश्मीर के भी कम कर दिए, बलूचिस्तान भी कम कर दिए। मतलब कौम को जोड़ने का जो अमल शुरू हुआ था उसको कमजोर किया जाए। आप एक तो टेररिस्ट के मुतालबात नहीं मान सकते, आर्जी सुलह हो सकती है, मुस्तकिल सुलह उनसे नहीं हो सकती। जो ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, जिनके हाथ में बंदूक हो और जो जिनके नजरियात ऐसे हों, जो मतलब कबायली माशरे के तसव्वुरात हैं उनके, ये नहीं जम करना, ये उनका क्या ताल्लुक है जी, जम करें ना करें। ये तो कबायली अवाम को तो कोई इतराज नहीं है इसमें, उन तो वेलकम किया इसको। ठीक है, तो हैंडल किस तरह से किया जाएगा? कोई डेलीगेशन जाएगा, किसकी सरबराही में जाएगा, क्या होगा? जस्टिस तकी उस्मानी साहब की सरबराही में जाएगा। और उनकी एक रिस्पेक्ट है, सीरियस आदमी हैं, नरमी से गुफ्तगू करते हैं, और वो उलमा होंगे जिनका उनसे रब्ता है, उनके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जंगबंदी तो है, जंगबंदी एक्सटेंड भी हो जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई फिर ये कि उनसे सुलह हो जाए, ठीक। फिर गुल बहादुर ग्रुप का क्या करेंगे, फिर सप्लेंटर ग्रुप्स का क्या करेंगे, फिर दाइश का क्या करेंगे? देखिए ना, वो तो तुले हुए हैं। फाइनली यही होगा कि आपको एक दिन तालिबान से ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब इनका बंदोबस्त करें, नहीं तो फिर ये है कि उसके नताइज फेस करें। इस वक्त नहीं कहना चाहिए, भूख है वहाँ पे, आम आदमी बड़ी तकलीफ में है, और एहतियात से काम लेना चाहिए। अतमा में हुज्जत करना चाहिए, अपने सारे दलाइल दे दें, समझा दें। नहीं समझते तो फिर वक्त आएगा तो फिर कोई कार्रवाई होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ चलूंगी। हारून साहब, कुछ ऐसी खबरें गर्दिश में हैं कि जो अराकीन जिनको इमरान खान साहब और PTI के लोग लोटा के तौर पे जानते हैं, मुनहरिफ अराकीन,
उनको टिकट पीपल्स पार्टी का दिया जाएगा आइंदा इलेक्शन में लड़ने के लिए, इस तरह की खबरें। आइंदा के बाद 17 जुलाई को? नहीं, आइंदा इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस की बात हो रही, पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। नहीं, वो तो देखिए, तो मंसूबे हैं ना, ये ख्वाब है, ये प्लान ये है जो जरदारी साहब ने कागज पे बनाया, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। कि 2028 में अमरीकियों ने भी लॉलीपॉप उन्हें दे दिया, बिलावल साहब वजीर आजम होंगे, अभी शहबाज साहब होंगे, 2028 में बिलावल होंगे, और 2048 में बिलावल का बेटा होगा या हमजा का बेटा होगा, और 2075 में हमजा का पोता होगा या बिलावल का पोता और कौम गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। कोई लुट पई है, कोई रंजीत सिंह की हुकूमत है, रंजीत सिंह की भी खत्म हो गई थी, कोई मजाक है, इस तरह थोड़ी होता है, ये ख्वाब है। कुरान मजीद कहता है औलाद और माल एक फितना है। बहुत ये शुक्रिया। फितने हैं, फितने, ये फितने खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे कौम जागेगी। इसीलिए तो इमरान खान को खत्म क्यों करना चाहते हैं? आपका ख्याल है तालिबान ने भेजा है अफगानिस्तान से आदमी, जिसने लियाकत अली खान के लिए भेजा था, जिसने ज़िया-उल हक के लिए भेजा था, और मेरा ख्याल है बेनज़ीर के लिए भी उसी ने भेजा था, उन्हें वही भेजेंगे इमरान खान के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच अरुण साहब। देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।